Hello, Assalamu alaikum students. Welcome once again in our physics class. So now we are going to start this class with a numerical of chapter number 3. All right. So as you know, guys, in previous class we have completed chapter number 3. The theoretical part of theoretical part of chapter number 3. Now we are going to start the numericals or problems of chapter number 3. तो न्यूमेरिकल्स और प्रॉब्लम स्टार्ट करने जा रहे हैं और न्यूमेरिकल्स और प्रॉब्लम के लिए सबसे पहले आपके लिए मैंने कुछ कंडीशंस आपको बताई थी कि न्यूमेरिकल्स के लिए या प्रॉब्लम्स के लिए कुछ कंडीशंस हैं। 4 कंडीशन हमने डिस्कस की थी, स्टेप्स डिस्कस किए थे, ठीक है। न्यूमेरिकल्स के स्टेप्स डिस्कस किए तो उसके अंदर बताया था डायग्राम और रिज़ल्ट जो है वो आप लोगों की जो है वो मर्ज़ी है, बनाए डायग्राम या रिज़ल्ट लिखें नहीं लिखें आप लोगों की मर्ज़ी है, उससे कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। डायग्राम और रिज़ल्ट इज़ ऑल अबाउट फॉर द प्रेजेंटेशन, ठीक है। प्रेजेंटेशन जितनी ज़्यादा अच्छी रखेंगे, काम जितना ज़्यादा अच्छा करेंगे, मार्क्स भी उतने ही ज़्यादा अच्छे आपको मिलेंगे। अच्छे का मतलब ये नहीं कि 4 नंबर के न्यूमेरिकल है तो एग्जामिनर खुश होकर 5 दे देगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। 4 नंबर के न्यूमेरिकल के तो 4 ही नंबर मिलेंगे, लेकिन क्या होगा डायग्राम और रिज़ल्ट का फ़ायदा, अगर आप आंसर में कोई यूनिट वगैरह लिखना भूल गए, लेकिन अगर आप लोगों ने रिज़ल्ट लिखा है, ठीक है, और डायग्राम में वो चीज़ें मेंशन की हुई हैं, तो उससे ये होगा कि एग्ज़ामिनर आपके मार्क्स नहीं काटेगा कि भाई बच्चे ने रिज़ल्ट लिखा हुआ है, ठीक है। तो जो है हम स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल। तो बाकी अगर आप लोगों को कोई फर्दर क्यूरी या कोई कन्फ्यूजन हो ड्यूरिंग लेक्चर्स तो आप लोग जो है वो कमेंट या चैट बॉक्स में जाके लिख सकते हैं, ठीक है। देन इंशाल्लाह आई विल रिजॉल्व योर क्यूरी और योर कंसर्न। ऑलराइट, सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट न्यूमेरिकल से। बुक आप लोगों ने सब सामने रखनी है बिल्कुल, ताकि जो है वो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं आए। और जो है वो क्वेश्चन मैं पढ़ूंगा, उसके बाद हम न्यूमेरिकल देखें। न्यूमेरिकल के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि क्वेश्चन पढ़ के समझ के डायग्राम बनानी आ जाए और डायग्राम से डाटा बनाना आ जाए। या डायग्राम नहीं बनाते तो सिर्फ मेन इंपॉर्टेंट ये है कि क्वेश्चन पढ़ें और पढ़ के डाटा बनाना आ जाए। क्वेश्चन पढ़ के डाटा बनाना आ जाएगा, ठीक है, या डायग्राम बना के डायग्राम से डाटा बनाना आ जाएगा, ठीक है, तब आपका न्यूमेरिकल समझ लें 90% सॉल्व हो गया। डाटा करेक्ट डाटा अगर आपने बना लिया, ठीक है, तो 90% न्यूमेरिकल आपने सॉल्व कर लिया। बस फार्मूला जो है वो याद होगा, पुट करें, सॉल्व करें, आंसर आ जाएगा। क्योंकि डाटा सही होगा, पता होगा ये चीज़ हमें गिवन है, ये चीज़ रिक्वायर्ड है फाइंड करनी, तो इसके लिए फार्मूला खुद ब खुद क्लिक होगा कि ये यूज़ होगा। जब ये फार्मूला क्लिक होगा कि ये यूज़ होगा तो उसके बाद फार्मूला जो है वो फिर आप यूज़ करके वो हम जो है फिर वो आगे चल के सॉल्व करके उसको जो है वो आंसर फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो बुक खोलिएगा पेज नंबर 44 और फर्स्ट न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। लेकिन फर्स्ट न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले जो है वो कुछ इक्वेशंस ऑफ मोशन डिस्कस करेंगे। जो आपको याद हो, आपने जो है इक्वेशंस ऑफ मोशन डिस्कस की थी। इक्वेशन नंबर 1 फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन नंबर 2 सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। और वो इक्वेशंस ऑफ मोशन बेसिकली हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए थी, ठीक है, कि अगर एक बॉडी डिस्टेंस कवर कर रही है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे, उसकी इनिशियल वेलोसिटी वी आई, फाइनल वेलोसिटी वी एफ, ठीक है, और जो है उसकी जो एक्सेलरेशन है वो ए और जो टाइम लगा वो टी है, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास हॉरिजॉन्टल की बजाय वर्टिकल मोशन आ जाएगा तब क्या करेंगे, तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मोशन के डिफरेंस से हमने इक्वेशन को भी डिफरेंशिएट किया है। वो पहले वो डिफरेंसेस जो हैं वो इक्वेशन के वो देखते हैं, फिर न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे, न्यूमेरिकल की तरफ चलेंगे, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पे साइड में करा रहा हूँ, आप लोग कॉपी कर लीजिएगा, उसके बाद न्यूमेरिकल जो है वो स्टार्ट करिएगा। तो ज़रा देखिएगा, पहले हम बात करते हैं यहाँ पे हॉरिजॉन्टल मोशन की, सॉरी, और वर्टिकल मोशन। अच्छा बेटा देखिएगा, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मोशन की बात करते हैं। तो हॉरिजॉन्टल मोशन में आपने हॉरिजॉन्टल मोशन के अकॉर्डिंग कोई इक्वेशन डिस्कस की कि हॉरिजॉन्टल मोशन में इक्वेशंस ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, वी एफ इज इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन एस इज इक्वल्स टू वी आई टी प्लस 1/2 या हाफ ए टी स्क्वायर। और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन 2as इज इक्वल्स टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। ये 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन जो हैं वो आपने डिस्कस की, ठीक है बेटे। उसके बाद अब ये हॉरिजॉन्टल मोशन के अकॉर्डिंग है, इनको वर्टिकल मोशन के अकॉर्डिंग कन्वर्ट करना है। तो बेटा एक चीज़ ज़रा देखिएगा कि हॉरिजॉन्टल मोशन और वर्टिकल मोशन में डिफरेंस क्या है। कि हॉरिजॉन्टल मोशन में जब भी बॉडी डिस्टेंस कवर करती है
ठीक है। जब भी कोई बॉडी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में मूव करती है तो हॉरिजॉन्टल मोशन में वो डिस्टेंस कवर हो रहा होता है, और डिस्टेंस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एस से। किससे, कैपिटल एस से। तो हॉरिजॉन्टल मोशन में जब भी बॉडी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जा रही है तो इसका मतलब वो डिस्टेंस कवर कर रही है। लेकिन अगर वर्टिकल मोशन की बात करें कि वर्टिकल मोशन में बॉडी सरफेस से मूव करते ऊपर जा रही है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में मूव कर रही है, तो जब वर्टिकल मोशन में बॉडी मूव करती है तो बेसिकली वो हाइट कवर करती है। वर्टिकल मोशन में बॉडी हाइट कवर करती है। आपने जो है वो सुना होगा कि एक कार ने डिस्टेंस कवर किया इस पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, ठीक है। आपने ये नहीं सुना होगा कि इस कार ने हाइट कवर की, नहीं, कार ने डिस्टेंस कवर किया इस पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। आपने जो सुना होगा इस बिल्डिंग की हाइट जो है वो 100 मीटर है, ठीक है। इस बिल्डिंग की हाइट जो है वो 500 मीटर है, इस बिल्डिंग की हाइट जो है वो 250 मीटर है। आप क्या सुन रहे हैं कि इस बिल्डिंग की हाइट 250 मीटर है। कभी ये नहीं सुना होगा कि इस बिल्डिंग का डिस्टेंस 500 मीटर है, ठीक है, इस बिल्डिंग का डिस्टेंस 250 मीटर है, ऐसा नहीं है। तो बेसिकली जो बिल्डिंग है तो उसकी हाइट होती है, वर्टिकली वो बनी हुई होती है तो उसकी हाइट होती है। तो कोई बॉडी जब वर्टिकल डिस्टेंस कवर करती है तो उसको हाइट कहते हैं, और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस सिंपल डिस्टेंस है। तो हॉरिजॉन्टल मोशन में जो डिस्टेंस है उसको कैपिटल एस है। और अगर वर्टिकल मोशन की बात करें तो वर्टिकल मोशन में बॉडी हाइट कवर करती है, डिस्टेंस कवर नहीं करती, ठीक है। वर्टिकल डिस्टेंस बेसिकली क्या कहलाता है, हाइट, और हाइट को एच से, स्मॉल एच से हम रिप्रेजेंट करते हैं। हाइट के बाद डिस्टेंस और हाइट के बाद हम आते हैं कि एक्सेलरेशन पे, कि हॉरिजॉन्टल मोशन में बॉडी एक्सेलरेशन कवर मतलब प्रोड्यूस करती है। कि हॉरिजॉन्टल मोशन में जब बॉडी मूव कर रही है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे तो क्या प्रोड्यूस हो रही है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है। क्या प्रोड्यूस हो रही है भाई, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है वेलोसिटी के चेंज होने से, कि चेंज इन वेलोसिटी ना यूनिट टाइम, कि वेलोसिटी में चेंज आएगा और उससे इनसे क्या प्रोड्यूस होगी, एक्सेलरेशन, ठीक है। लेकिन अगर जहाँ पे हॉरिजॉन्टल मोशन में तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो गई, लेकिन वर्टिकल मोशन की जब बात करेंगे तो वर्टिकल मोशन में जब बॉडी डिस्टेंस कवर करेगी, मूव करते हुए ऊपर जा रही होगी, हाइट कवर करी होगी, तो वेलोसिटी में चेंज आएगा, उससे इनसे एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। लेकिन बॉडी वर्टिकली जैसे ही सरफेस से मूव करते ऊपर जाना शुरू होगी तो उस पर ग्रेविटी इन्वॉल्व होगी, ग्रेविटी अप्लाई होगी, और उस ग्रेविटी से जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी, ग्रेविटी की वजह से जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी, उस एक्सेलरेशन को हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का नाम देते हैं, जो कि लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वर्टिकल मोशन में प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है, और हॉरिजॉन्टल मोशन में सिंपल एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हॉरिजॉन्टल मोशन में बॉडी कोई भी डिस्टेंस कवर कर रही है तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रही है, लेकिन अगर वर्टिकली बॉडी मूव कर रही है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी प्रोड्यूस हो रही है। तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में बस ये दो डिफरेंस हैं कि हॉरिजॉन्टल मोशन में डिस्टेंस होता है, वर्टिकल मोशन में हाइट। हॉरिजॉन्टल मोशन में एक्सेलरेशन बॉडी प्रोड्यूस कर रही है, वर्टिकल मोशन में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यहाँ पे प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है बेटे। तो अब इनको कन्वर्ट कर दें। कन्वर्ट करने का सिंपल और आसान मेथड कि इन तीनों इक्वेशंस में जहाँ जहाँ एस आ रहा है उसकी जगह एच लिख दें, जहाँ जहाँ ए आ रहा है मतलब एक्सेलरेशन आ रही है उसकी जगह एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मतलब जी लिख दें, ठीक है। तो कन्वर्जन खुद ही आपके सामने आ जाएगी। तो वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, वी एफ एज इट इज़ रहेगा, वी आई एज इट इज़ रहेगा, ए की जगह जो है वो जी आ जाएगा। वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस जी टी। देखें टी भी एज इट इज़ रहा, टी भी एज इट इज़ रहा, वी एफ भी एज इट इज़ रहा, वी आई भी एज इट इज़ रहा, ए की जगह जी आ गया और टी भी एज इट इज़ रहा, ठीक है बेटे। उसके बाद सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन देखिएगा। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो एस की जगह एच आ जाएगा, ठीक है बेटा। वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो वी आई भी एज इट इज़ रहेगा, टी भी एज इट इज़ रहेगा, वी आई भी एज इट इज़ रहेगा, टी भी एज इट इज़ रहेगा, 1/2 कांस्टेंट है ये भी एज इट इज़ रहेगा, ठीक है बेटा। और ए की जगह क्या आ गया, बस ए की जगह जी आ गया, तो आपके पास ए की जगह जी आ गया और टी स्क्वायर एज इट इज। सेकंड इक्वेशन मोशन को भी आपने कन्वर्ट कर दिया। सेकंड इक्वेशन मोशन क्या है, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, आपने इसको कन्वर्ट कर दिया एच इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है बेटे। थर्ड इक्वेशन मोशन को भी कन्वर्ट कर दें, बस पता है क्या है, ए की जगह स्मॉल जी और एस की जगह स्मॉल एच, मतलब डिस्टेंस की जगह हाइट और एक्सेलरेशन की जगह एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पुट कर दें, ठीक है बेटे। तो अब थर्ड इक्वेशन देखें, 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। इसको जब कन्वर्ट करेंगे तो 2gh इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर, ये आपने कन्वर्ट कर दिया। ए की जगह जी, एस की जगह स्मॉल एच, वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर एज इट इज। तो ये इक्वेशंस ऑफ मोशन जो तीन हैं, ये जो मैंने ब्लू से लिखी हुई हैं, ये हॉरिजॉन्टल मोशन की हैं,
ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल मोशन के न्यूमेरिकल्स जो भी होंगे उनके अंदर ये इक्वेशंस ऑफ मोशन यूज़ होंगी, ठीक है। और ये इक्वेशंस ऑफ मोशन वर्टिकल मोशन के लिए हैं, और वर्टिकल मोशन के जो भी हम न्यूमेरिकल्स करेंगे उसके अंदर ये इक्वेशन यूज़ होगी, ठीक है। तो वर्टिकल इक्वेशंस वर्टिकल मोशन के लिए यूज़ होंगी, और ये इक्वेशंस जो हैं वो हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए, हॉरिजॉन्टल मोशन के न्यूमेरिकल्स के लिए यूज़ होंगी। तो हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करने जा रहे हैं। आई गेस यहाँ तक आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। तो अब स्टार्ट करते हैं। न्यूमेरिकल्स इक्वेशंस ऑफ मोशन ही नॉर्मली यूज़ होंगी, ठीक है। न्यूमेरिकल स्टार्ट करने जा रहे हैं। न्यूमेरिकल नंबर 3.1 बुक में पेज नंबर 44 आप लोग देख सकते हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल में पढ़ने जा रहा हूँ, ज़रा कॉन्सेंट्रेट करिएगा। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि फाइंड द टाइम टेकन बाय सनलाइट, फाइंड द टाइम टेकन बाय सनलाइट to reach the ground if the distance between the sun and the earth is 1.5 10⁵ किलोमीटर, ठीक है। और फिर आगे क्या कह रहा है कि स्पीड ऑफ जो लाइट है, लाइट की स्पीड बता दी 3 × 10⁸ मीटर इंटू सेकेंड इनवर्ड। ये आपके पास जो है वो लाइट की स्पीड आ गई, ठीक है। तो अब करना क्या है, कह रहा है कि भाई सन से जो लाइट निकल रही है, ठीक है, और अर्थ तक पहुंच रही है, सन से जो रेडिएशंस निकल रही है, सनलाइट जो इमिट हो रही है सन से और अर्थ की सरफेस तक आ रही है, उनके बिटवीन डिस्टेंस बता दिया, इतना डिस्टेंस है, और सनलाइट की उन रेडिएशन की स्पीड बता दी कि लाइट की स्पीड इतनी है। अब ये बता दें कि कितना टाइम लग रहा है कि सन से अगर लाइट रे इमिट हो रही है, ठीक है, और अर्थ की सरफेस तक आ रही हैं, तो ये बता दें ग्राउंड तक आ रही है, ग्राउंड मीन अर्थ की सरफेस, कि ये बता दें कि सन से लेके ग्राउंड तक जितनी भी लाइट रेज आ रही हैं उसमें टाइम कितना लग रहा है, ये टाइम आपने फाइंड करके बताना है, ठीक है। तो पहले डायग्राम बनाएंगे, फिर डाटा, फिर उसके बाद न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, फिर इसको फर्दर डिस्कस करते हैं, देख लीजिएगा। पहले तो हम बनाने जा रहे हैं डायग्राम। सपोज कर लें ये आपके पास सन, ठीक है बेटे, और ये अर्थ है। सन से लाइट इमिट हो रही है और अर्थ की सरफेस तक आ रही है। सन से लाइट इमिट हो रही है और अर्थ की सरफेस तक आ रही है, ठीक है बेटा। तो जब सन से लाइट इमिट हो रही है, अर्थ की सरफेस तक आ रही है, तो ज़रा अब ये देखिएगा, कह रहे हैं कि भाई सन से लेके अर्थ तक का जो डिस्टेंस है उसने बता दिया कि सन से लेकर अर्थ तक का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस बता दिया 1.5 10⁸ किलोमीटर, ठीक है, 1.5 10⁸ किलोमीटर। अब वो क्या कह रहा है कि भाई डिस्टेंस तो इतना है, ठीक है, और एंड में बता दिया कि स्पीड ऑफ लाइट जो है वो स्पीड ऑफ लाइट कितनी है, कितनी स्पीड से जो है वो लाइट मूव करते हुए नीचे आ रही है, वो स्पीड है 3 × 10⁸ मीटर इंटू सेकेंड इनवर्स। ये स्पीड है कि इस स्पीड से सनलाइट जो है वो ट्रैवल करते हुए नीचे आ रही है, ठीक है, और सन से लेके अर्थ तक का जो डिस्टेंस है वो 1.5 10⁸ किलोमीटर है। तो अब ये बताएं नीचे आने में कितना टाइम लग रहा होगा सनलाइट को। ये टाइम आपने बेसिकली यहाँ पे फाइंड करके बताना है, ये टाइम आपने क्या करना है यहाँ पे फाइंड करके बताना है, ठीक है। फिर यहाँ पे बता रहा हूँ कि फिर यहाँ पे कन्फ्यूजन बच्चे या पे क्वेश्चंस आप लोग करते हैं कि सर ये डायग्राम बनानी है या नहीं बनानी। बेटे चॉइस इज़ योर, ठीक है। अगर आप लोगों को बनानी है बनाएं, नहीं बनानी, डायग्राम से नफरत है आपको, नहीं बनाए कोई मसला नहीं है, लेकिन डायग्राम एंड रिजल्ट ठीक है, बोथ आर फॉर द प्रेजेंटेशन, ठीक है। तो जितनी अच्छी प्रेजेंटेशन होगी न्यूमेरिकल, फिर कह रहा हूँ कि मार्क्स उतने सॉलिड मिलेंगे कि एग्जामिनर के पास चांस कम होगा कि इतना अच्छा काम किया हुआ कि मार्क्स काटने के। तो और दूसरा ये है कि एक ये भी बताया था तरीका कि डायग्राम बना के न्यूमेरिकल सॉल्व करना सीखें, ठीक है, ताकि ये नहीं कि बहुत खूबसूरत डायग्राम बनी हुई हो और कलरिंग आप करें बैठ के, इतना टाइम नहीं है। हाँ, एक रफ़ स्केच बनाएं ताकि डाटा बनाना आ जाए, क्योंकि आगे जाके कुछ ऐसे न्यूमेरिकल्स आएंगे
अब अगर डायग्राम को उनको सॉल्व करना मसला होगा, और अभी से प्रैक्टिस करें ताकि 11th और 12th क्लासेस में जाके फर्स्ट और सेकंड में आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है बेटे, तो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे कि भाई टाइम यहाँ पे फाइंड करना है। डायग्राम हमारी कंप्लीट हो गई, अब डाटा बनाने जा रहे हैं, तो ज़रा देख लीजिएगा। डाटा की हेडिंग डालेंगे और देखें सबसे पहले डिस्टेंस 1.5 10⁸ किलोमीटर, उसके बाद स्पीड गिवन है 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁸ मीटर इंटू सेकेंड इनवर्स। टाइम जो है वो फाइंड करना है। अगर आप लोगों को स्टेप्स याद हो, ठीक है, नहीं याद तो आप लोग जो है वो प्रीवियस क्लास का में जाके जो है वो उसका लेक्चर देख लीजिएगा। अगर आप लोगों को स्टेप्स याद हो तो आप लोगों को फ़ौरन अभी आइडिया आना चाहिए कि क्या करना है। कि सबसे पहले डायग्राम बनानी है, स्टेप में डायग्राम बनानी है, डाटा बनाना है, डाटा बना लिया, उसके बाद यूनिट्स चेक करना है डाटा के, कि डाटा के जो यूनिट्स हैं वो यूनिट्स किस में होना चाहिए, सारे एसआई यूनिट्स, मतलब एसआई सिस्टम में होने चाहिए। अगर यूनिट एसआई सिस्टम में नहीं है तो क्या करेंगे, यूनिट्स को कन्वर्ट करके एसआई में लेके आएंगे। अब ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या होता है पढ़ के आए, डिस्टेंस का ऐसा यूनिट मीटर। जब डिस्टेंस का ऐसा यूनिट मीटर है तो यहाँ पे डिस्टेंस आपके पास किस में गिवन है, किलोमीटर में। तो हमें क्या करना है, वी हैव टू कन्वर्ट दिस यूनिट किलोमीटर इनटू मीटर। किलोमीटर से किस में जाना है, मीटर में जाना है। अब यहाँ पे एक और मैं आप लोगों को काम की चीज़ बता रहा हूँ, वो आपने नोट करनी है, ठीक है, क्योंकि रट्टा हर चीज़ का नहीं है, मैं इसको डायरेक्ट भी करवा सकता था, लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, ये आपके समझने के लिए। कन्वर्जन, चैप्टर नंबर 2 के अंदर कुछ कन्वर्जन थी, ठीक है, आपके पास बुक के अंदर पूरे एक पेज है चैप्टर नंबर 2 का, या तो वो याद कर सकते हैं या समझ लें ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए, ठीक है। बिगर यूनिट और स्मॉलर यूनिट। अब एक चीज़ ज़रा देखिएगा, जब हम बड़े यूनिट से कन्वर्जन, बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में जाएंगे तो क्या करेंगे, और छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में आएंगे तो क्या करेंगे, ठीक है। याद रखिएगा, जब हम छोटे यूनिट से मतलब बड़े यूनिट से बिगर यूनिट से स्मॉलर यूनिट की तरफ जाते हैं, यूनिट जब हम छोटा कर रहे होते हैं, स्मॉलर यूनिट की तरफ जा रहे होते हैं, तो हम क्या करते हैं बेटे, मल्टीप्लाई। और स्मॉलर से अगर बिगर की तरफ आते हैं, यूनिट जब बड़ा होता है तो क्या करते हैं, उसको डिवाइड करते हैं, ठीक है। बस ये लॉजिक याद रखिएगा कि ये चीज़ आपने याद रखनी है कि स्मॉलर टू बिगर जब जाएंगे, छोटे यूनिट से बड़े यूनिट की तरफ जब जाएंगे तो क्या करेंगे, डिवाइड, और बड़े यूनिट से छोटे यूनिट की तरफ आएंगे तब क्या करेंगे बेटे, मल्टीप्लाई, ठीक है। तो बड़े यूनिट से छोटे यूनिट की तरफ आएंगे तो हमेशा क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई करना है, ठीक है बेटे। तो आगे चलते हैं न्यूमेरिकल की तरफ, कि अब आपने किलोमीटर को क्या करना है, किलोमीटर को कन्वर्ट करना है मीटर में। जब किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो उसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू डैश हाउ मैनी किलोमीटर, हाउ मैनी मीटर, ठीक है। तो 1 किलोमीटर कितने जो है वो मीटर के बराबर है, तो 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर। 1 किलोमीटर किसके बराबर है बेटे, 1000 मीटर के बराबर है, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं इस किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने जा रहा हूँ, 1 किलोमीटर 1000 मीटर के बराबर है, तो किलोमीटर से मीटर की तरफ जाऊँगा तो इसका मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, बड़े यूनिट से छोटे यूनिट की तरफ जा रहा हूँ। जब बिगर यूनिट टू स्मॉलर यूनिट जा रहा हूँ तो मैं क्या करूँगा, हमेशा मल्टीप्लाई, ठीक है। तो बड़े से जब छोटे यूनिट की तरफ जाएंगे तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, ज़रा देखिएगा किस तरह से इसको हम कन्वर्ट करते हैं। 1.5 10⁸, इसको मुझे मल्टीप्लाई करना है किससे, 1000 से। अच्छा, मैं यहाँ पे 1000 लिखूँ या 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10 लिखूँ, बात एक ही है, ठीक है। तो मुझे किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, तो किलोमीटर से मीटर में जाने के लिए मैंने जो है वो ये डिसाइड कर लिया क्या करना है, बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में जाना है तो मल्टीप्लाई। मैंने ये डिसाइड कर लिया कि मुझे किलोमीटर से मीटर में जाना है
तो मुझे तो या क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई किससे करना है, क्यों अब मल्टीप्लाई किससे करना है ये पता होना चाहिए, क्योंकि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, तो इसका मतलब 1000 से मुझे मल्टीप्लाई करना है। 1000 से मैं सिंपल मल्टीप्लाई कर देता, लेकिन यहाँ पे देखा मेरे पास पहले से ही एक्सपोनेंट है, इस वजह से मैं क्या कर रहा हूँ कि मैंने क्या करा कि एक और स्टेप की तरफ गया कि 1000 किसके बराबर होता है, 1000 इसके बराबर होता है 10 इंटू 10 इंटू 10, इट मीन्स डेट 10 का क्यूब, बेसिस से पावर जेड कर दें 10 का क्यूब, तो 1000 या 10 का क्यूब बात एक ही है, 1000 लिखें या 10 का क्यूब लिखें बेटे बात एक ही है। तो अब मैं इस वैल्यू को मुझे किलोमीटर से, ये जो डिस्टेंस गिवन है 1.5 10 पावर 8 किलोमीटर से मुझे इसको मीटर में लेके जाना था, तो मैंने क्या करा 1000 से मल्टीप्लाई करना था, तो फिर मैंने बताया कि 1000 जो है वो किसके बराबर है, 10 के क्यूब के। कैसे है वो मैंने यहाँ पे आपको करके बता दिया। तो इस वजह से अब यहाँ पे मैंने क्या करा कि इस वैल्यू को किससे मल्टीप्लाई कर दिया, इंस्टेड ऑफ 1000 10 के क्यूब से मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं मैंने क्या करा 1.5 10 पावर 8 किलोमीटर है, इसको मीटर में जाने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करना था। 1000 को मैंने सपोज कर लिया कि किसके बराबर होता है 10 के क्यूब के। ठीक है, तो इस वजह से मैंने इस वैल्यू को 10 के क्यूब से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो अब आगे जो है देखिएगा, मैं डाटा जो है वो रिमूव कर रहा हूँ, दोबारा बना दूंगा। अब डिस्टेंस को कन्वर्ट कर रहे थे किलोमीटर से किस में, मीटर में। डिस्टेंस को किलोमीटर से जब मीटर में कन्वर्ट कर रहे थे तो आपने बोला किलोमीटर से मीटर में जाने के लिए 10 की क्यूब 1000 से मल्टीप्लाई कर दें। तो मल्टीप्लाई करें अगर 1.5 मल्टीप्लाई बाय 1.5 एज इट इज़ 1.5 10 पावर 8 को 10 के क्यूब से मल्टीप्लाई करना, इन दोनों की बेसिस सेम तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। बेस को एक दफ़ा लिखा 8 + 3, ये आंसर डिस्टेंस का आ जाएगा 1.5 10⁻11 और यूनिट क्या आ जाएगा मीटर। यहाँ तक आके आपने डिस्टेंस को मीटर में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है बेटे, क्या करा हमने, डिस्टेंस को किलोमीटर से किस में कन्वर्ट कर दिया, मीटर में कन्वर्ट कर दिया। अब डिस्टेंस को किलोमीटर से जैसे ही मीटर में कन्वर्ट किया, अब हम जो है बाकी फर्दर जो डाटा था कि डिस्टेंस कन्वर्जन से पहले जो हमने लिखा हुआ था कि स्पीड जो है वो आपके पास स्पीड ऑफ लाइट जो है वो कितनी है, 3 × 10⁸ मीटर इंटू सेकेंड इनवर्स। ठीक है, और टाइम जो है वो आपने क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है बेटा, ये डाटा आपका जो है वो कंप्लीट हो गया। आप लोग देख सकते हैं ये डाटा आपका क्या हो गया, कंप्लीट हो गया कि डिस्टेंस पहले आपने फाइंड कर लिया और डिस्टेंस आपके पास आ गया कन्वर्ट करके 1.5 10⁻11 मीटर। ठीक है, कैसे किया वो आप देख सकते हैं। और स्पीड ऑफ साउंड 3 × 10 स्पीड ऑफ लाइट जो है वो 3 × 10⁸ मीटर इंटू सेकेंड इनवर्स, और टाइम यहाँ पे जो है वो आपने फाइंड करना है। तो डाटा आपका कंप्लीट हो गया। स्टेप के अकॉर्डिंग आपने यूनिट्स चेक कर लिए कि यूनिट्स जो है वो ऐसे ही फॉर्म में आपने कन्वर्ट कर लिए। अब हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं और सॉल्यूशन बहुत सिंपल है इसका। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया था कि अगर आप डाटा सिर्फ डाटा बना लें, ठीक है, ये कॉपी कर लीजिएगा, अगर आप सिर्फ डाटा बना लें तो डाटा बनाने से 90% न्यूमेरिकल आपका सॉल्व हो जाएगा। तो अब देखिएगा हमारा 90% न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया है, सिर्फ 10% रह गया। ठीक है, और हम वो 10% भी सॉल्व कर लेते हैं तो हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल जो है वो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो अब सॉल्यूशन के हिंट डालेंगे बेटे, और जो फाइंड करना है वो लिख देंगे। क्या फाइंड करना था हमें क्वेश्चन में, वी हैव टू फाइंड द टाइम। ठीक है, तो क्या फाइंड करना था, फाइंड द टाइम टेकन बाय सनलाइट टू रीच द ग्राउंड। कि सनलाइट जो है वो ग्राउंड तक, अर्थ की सरफेस तक, ठीक है, अर्थ के लेवल तक सनलाइट जो है ग्राउंड तक आने में कितना टाइम लगा रही है, टाइम आपको फाइंड करना था। जबकि बता दिए कि इसके बिटवीन डिस्टेंस 1.5 10⁸ किलोमीटर था, जो कि कन्वर्ट करके मीटर में लेके चले गए, और जो है जो सनलाइट आ रही है उसकी स्पीड इतनी है, स्पीड 3 एक्सपोनेंट 10 मीटर इंटू सेकेंड इनवर्स, 3 एक्सपोनेंट 8, आप ये कह लें 3 एक्सपोनेंट 8 या 3 × 10⁸ मीटर इंटू सेकेंड इनवर्स। ठीक है बेटे, अब टाइम फाइंड करना है। तो टाइम फाइंड करने के लिए क्या क्या गिवन है, डिस्टेंस गिवन है, स्पीड गिवन है। ठीक है, टाइम फाइंड करना है तो फार्मूला कौन सा यूज़ करें, तो फार्मूला यूज़ करने के लिए आपने देखा कि भाई स्पीड गिवन है,
स्पीड गिवन है, डिस्टेंस गिवन है, टाइम। तो कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे जिसके अंदर स्पीड, टाइम और डिस्टेंस गिवन होता है? स्पीड का फार्मूला यूज़ करेंगे। स्पीड का फार्मूला क्या पढ़ा था? स्पीड का फार्मूला पढ़ा था स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। यही फार्मूला पढ़ा था ना स्पीड का, ठीक है, याद होना चाहिए। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये फार्मूला यूज़ करेंगे। और इस फॉर्मूले में टाइम के अकॉर्डिंग पहले फार्मूला बना लेते हैं। देखें v इक्वल टू एस अपॉन टी है। टाइम के फार्मूला अगर बनाएं तो t नीचे डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, v यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से t ऊपर चला जाएगा, v नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। तो t के अकॉर्डिंग फार्मूला बन जाएगा t इज इक्वल्स टू एस अपॉन वी। ठीक है, t इज इक्वल्स टू एस अपॉन वी, ये t के अकॉर्डिंग फार्मूला बन गया। सही है, बस इसके अंदर वैल्यूज पुट करनी है, सॉल्व करना है, आपके पास जो है वो आंसर आ जाएगा। चले जी सॉल्व कर लेते हैं। t इज इक्वल्स टू डिस्टेंस आपके पास कितना है 1.5। डिस्टेंस की जगह डिस्टेंस की वैल्यू पुट करेंगे, डिस्टेंस की जगह डिस्टेंस की वैल्यू पुट करेंगे जो आपने कन्वर्ट की हुई है। कन्वर्ट की हुई वैल्यू 1.5 10⁻11 और स्पीड जो है वो कितनी है आपके पास 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁸8, 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁸8। ठीक है बेटे, तो अब इसका सिंपल सॉल्यूशन देख सकते हैं क्या है कि 1.5 आपने सिर्फ अभी सिंपल इस स्टेप तक अगर आप देखें तो इस स्टेप तक आपने क्या किया है कि डिस्टेंस की जगह सिर्फ डिस्टेंस की वैल्यू पुट की है और स्पीड की जगह स्पीड की वैल्यू पुट की है बस। अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, उसके सॉल्व करके आपको क्या मिल जाएगा, टाइम मिल जाएगा। अब सॉल्व करने जा रहे हैं तो सॉल्व कैसे करेंगे ज़रा देखिएगा। 10⁸8 है और 10⁸11 इन दोनों की बेसिस से मैं डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकता हूँ कैंसिल करके, मैथ्स में आप लोग सीख के आए। लेकिन अब क्या करेंगे, पहले इसको क्या करना है, 10⁸8 है 10⁸11 दोनों की बेसिस सेम है तो 10⁸8 को मैं ऊपर ले जाऊँगा ताकि जब दोनों की बेसिस सेम है तो दोनों को सॉल्व करना आसान हो जाए। ठीक है, वरना मैं यहाँ पे डायरेक्ट सिंपल भी कैंसिल भी कर सकता हूँ, लेकिन हम इसको सही से सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप देखिएगा, 1.5 10⁸11 ऊपर एज इट इज़, नीचे 3 एज इट इज़। आप देखें 10⁸8 है, इसको मैं ऊपर ले गया, ये वैल्यू नीचे डिवाइड हो रही थी, ऊपर जाके क्या हो गई मल्टीप्लाई, इसकी पावर जो है +8 थी, ऊपर जाके क्या हो गई बेटे -8 हो गई। इसकी पावर ऊपर जाके क्या हो गई -8 हो गई। जैसी पावर -8 हुई अब सॉल्व करना आसान हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों की बेसिस सेम है, पावर सब्ट्रैक्ट हो रही है, सब्ट्रैक्ट करा दें। देखिएगा टाइम इज इक्वल्स टू ये 1.5 एज इट इज़, मल्टीप्लाई का साइन एज इट इज़, इन दोनों की बेसिस सेम, पावर सब्ट्रैक्ट हो रही है, सब्ट्रैक्ट करा दें। पावर सब्ट्रैक्ट हो रही हैं 11 - 8 और नीचे क्या है आपके पास 3, बेसिस सेम, बेस को एक दफ़ा लिखा और पावर सब्ट्रैक्ट हो रही है, पावर्स को क्या करा दिया, सब्ट्रैक्ट करा दिया 11 - 8। ठीक है, 11 - 8 क्या होता है भाई आजकल 3, तो 1.5 एक्सपोनेंट 3 और नीचे क्या है आपके पास 3, क्या करा 1.5 एक्सपोनेंट 3 और नीचे आपके पास डिनोमिनेटर में भी 3 है। तो 10 का क्यूब जो है वो आपके पास क्या होता है 10 का क्यूब, अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया कि यहाँ पे आ गया फिर 10 का क्यूब। थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था कि 10 का क्यूब बेसिकली 1000 के इक्विवेलेंट होता है। 10 का क्यूब क्या है या 1000 क्या बात एक ही है। तो अब आप क्या करेंगे, जो 10 का क्यूब है इससे 1.5 को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, या 10 के क्यूब की जगह 10 के क्यूब को 1.5 से मल्टीप्लाई कर दें या 10 के क्यूब की जगह वापस वो वैल्यू पुट कर दें। 10 का क्यूब किसके बराबर होता है 1000 के बराबर होता है, यही डिस्कस किया था ना। ठीक है, 10 का क्यूब किसके बराबर होता है 1000 के, तो 10 के क्यूब की जगह आपने जो है वापस जो है वो 1000 आपने यहाँ पे पुट कर दिया। अब 1.5 को 1000 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आ जाएगा 1500 और नीचे आपके पास क्या है 3। तो 1.5 को 1000 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आपके पास क्या आ गया 1500। ठीक है, उसके बाद अब सॉल्व कर लें इसको कि 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, सॉल्व करके आंसर आ गया आपके पास। इन दोनों को डिवाइड किया, सिंपल कैलकुलेटर से पहले मल्टीप्लाई किया, 1500 आंसर आ गया। 3 से डिवाइड किया तो 3 से डिवाइड करने पे आंसर आ गया आपके पास 500। और मैंने आपको क्या बताया था, जब आंसर हम कैलकुलेट कर लेंगे तो आंसर कैलकुलेट करने के बाद एंड में आंसर का यूनिट लाजमी लगाना होगा।
एंड में आंसर का यूनिट आपने लाजमी लगाना होगा, ताकि यूनिट से आपको पता लग जाए कि एक्चुअली ये जो आपने टाइम जो है मेजर किया ये किस में किया है, सेकंड्स में, मिनट्स में, किस में मेजर किया। तो क्योंकि हमने डाटा को एसआई सिस्टम में तमाम यूनिट्स को कन्वर्ट किया, तो इसका मतलब जो भी हमने क्वांटिटी कैलकुलेट की है उसका भी यूनिट क्या होना चाहिए, एसआई। तो टाइम कैलकुलेट किया, टाइम भी किस में होना चाहिए, एसआई में। तो टाइम क्या है, एसआई में, टाइम का एसआई यूनिट क्या, सेकंड आपने लिख दिया। सेकंड लिखने के बाद आंसर आ गया, टाइम इज इक्वल टू 500 सेकंड, ठीक है। अब बुक से आंसर मैच करते हैं। बुक में क्वेश्चन के नीचे आंसर लिखा हुआ है 8.8 मिनट 20 सेकेंड्स। तो बेटे सिंपल है, सेकंड्स में, वहाँ पे आंसर मिनट्स में। लेकिन बुक के आंसर को फॉलो नहीं करना, क्योंकि एसआई यूनिट्स की तरफ जाना है। अगर बुक वाला आंसर चाहिए, सिंपल इसको 60 से डिवाइड कर दें, ठीक है। मिनट्स में चले जाएंगे 8.33 मिनट्स, फिर 33 को अगर 60 से मल्टीप्लाई करें तो 20 सेकंड। तो 8 मिनट 20 सेकंड्स कैसे आएगा, अगर बुक वाला आंसर चाहिए 60 से डिवाइड करके, ठीक है। तो हमें मिनट्स में नहीं जाना, क्योंकि हमें आंसर डाटा ऐसा यूनिट में कन्वर्ट किया ना, ठीक है। तो आंसर भी ऐसे यूनिट में आ गया, फिर वापस क्यों कन्वर्ट करें, सिर्फ ऐसा यूनिट में आंसर लाके छोड़ देंगे, आगे हमें काम नहीं करना, क्योंकि पहला ही न्यूमेरिकल है। इसमें यहाँ पे कंफ्यूज नहीं हो रहा बुक आंसर ये है, इसका आंसर ये है, नहीं बेटे, ठीक है। आंसर सारे आगे के जितने भी न्यूमेरिकल हैं सबको ऐसे यूनिट्स में कन्वर्ट हमें सॉल्व करना है। तो ये भी आंसर ऐसे यूनिट में छोड़ देंगे। ये आंसर आ गया, एंड में एक लाइन में इसका रिजल्ट लिख लेंगे, रिजल्ट की हिंट डाल के। बस रिजल्ट में क्या लिखना होता है, एंड में जो आपने फाइंड किया होता है बस उसी को यहाँ पे वर्डिंग में लिख दें। क्या फाइंड किया है, टाइम फाइंड किया है, ठीक है। कौन सा टाइम है, ये सनलाइट जो है जो ग्राउंड तक आ रही है, इसमें कितना टाइम लग रहा है, इसमें कितना टाइम लग रहा है, 500 सेकेंड्स लग रहे हैं, ठीक है। ये 8 मिनट 20 सेकेंड्स लग रहे हैं 60 से डिवाइड करके, ठीक है। तो हमें इसी को फॉलो करना है। तो रिजल्ट में क्या लिखेंगे, द टाइम टेकन, सिर्फ एक लाइन लिख लीजिएगा रिजल्ट में, सिर्फ जो आपने टाइम फाइंड किया है रिजल्ट में लिख लीजिएगा इसको, कि द टाइम टेकन बाय सनलाइट, द टाइम टेकन बाय सनलाइट टू रीच द ग्राउंड इज, द टाइम टेकन बाय सनलाइट, पहले इसको कॉपी करना है पूरा, फिर एंड में रिजल्ट लिखना है। द टाइम टेकन बाय सनलाइट टू रीच द ग्राउंड, द टाइम टेकन बाय सनलाइट टू रीच द ग्राउंड इज 500 सेकेंड, 500 सेकेंड, ठीक है। तो रिजल्ट अपनी वर्डिंग में डाटा न्यूमेरिकल की वर्डिंग से रिजल्ट की वर्डिंग आप लिख सकते हैं, अपनी वर्डिंग में रिजल्ट जो है वो लिखना सीखें। स्टार्टिंग के न्यूमेरिकल्स के रिजल्ट मैं बताऊंगा, ठीक है। एंड में रिजल्ट फिर आपने खुद लिखने होंगे, ठीक है। द टाइम टेकन बाय सनलाइट टू रीच द ग्राउंड इज 500 सेकेंड, द टाइम टेकन बाय सनलाइट टू रीच द ग्राउंड इज 500 सेकेंड। तो यहाँ तक आके न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो बाकी नेक्स्ट न्यूमेरिकल इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में करते हैं। ये न्यूमेरिकल आई हो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, इसको कॉपी करें, ठीक है। फिर नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।